Hello, dear friends. This is session of Reaper and Mower, right? So we start Reaper and Mower. Principle of cutting by Reaper and Mower. In order to have a cutting take place, a system of force must act upon the material in such a manner as to cause it to fail in shear, accompanied by some deformation in bending and compression, which increases the amount of work required for the cutting operation, right? Dear friends, कटिंग होने के लिए आपके पास दो एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट केस में आप एक को रेस्ट में रखिए, दूसरे को मूव करिए और बीच में जो ना क्रॉप या ग्रास का स्टेम है, ब्लेड इस पर चलेगी, कटिंग होगी। या दोनों को जो ना अपोजिट डायरेक्शन में मूव कीजिए। तो ये जो कटिंग फोर्स है ये स्टेम के क्रॉस सेक्शन में लग रही है, सो दिस इज अ शियर फोर्स। तो हियर कटिंग इज फेलियर ऑफ स्टेम ड्यू टू शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस डेवलप कर दिया, राइट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि हम दोनों ब्लेड्स के बीच में, दोनों नाइफ्स के बीच में हम क्लियरेंस दे। तो क्लियरेंस देंगे तो स्टेम पर जब फोर्स लगेगी, सपोज कीजिए ये रेस्ट में है और ये मूविंग आपका नाइफ है, ब्लेड है, तो क्या हो जाएगी, बेंडिंग होगी क्रॉप की कि नहीं, क्रॉप बेंड होंगे कि नहीं। तो बेंडिंग की वजह से कटिंग में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। और क्लियरेंस हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इसको देना, राइट। अगर वही ब्लेड जो है ना टच करके मूव करेंगे तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ब्लेड ब्लेड स्ट्राइक कर जाए, तो ब्लेड हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, राइट। तो उस वजह से हमने क्लियरेंस दिया, थोड़ी सी कटिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। वही चीज बोला जा रहा था कि शियर से फेलियर हो रही है, लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की वजह से जो क्लियरेंस दे रहे हैं उसकी वजह से स्टेम में बेंडिंग, उसको बेंड करने में एनर्जी लगा, थोड़ा सा कंप्रेशन भी हुआ, उसमें भी एनर्जी लगा, लेकिन एक्चुअल ऑपरेशन शियर फोर्स से हो रही है, शियर स्ट्रेस इंड्यूस करके हो रही है, राइट। अ कॉमन वे ऑफ अप्लाइंग द कटिंग फोर्सेज is by means of two opposed shearing elements which meet and pass each other with little or no clearance between them। यही चीज मैंने बताया था। A common way of applying the cutting force is by means of two opposed shearing elements, right। या तो ये मूविंग, ये रेस्ट में है और ये मूविंग है, या ये इधर मूविंग है और ये इधर मूविंग है, और कटिंग आपकी हो रही है। इधर वन और बोथ ऑफ द एलिमेंट्स में बी मूविंग और द मोशन में बी लीनियर, रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटरी, right। types of cutter, impact type cutter, so rotary cutter, flail mower, these are applying cutting force by impact, right। rotary cutters, a rotary cutter has knives rotating in horizontal plane। तो रोटरी कटर के नाइफ्स ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेटिंग है, और फिर इससे जो है ना स्टेम पर स्ट्राइकिंग होगी एंड कटिंग एक्शन परफॉर्म होगी। फ्लैल मावर, फ्लैल मावर हैज नाइफ्स रोटेटिंग इन वर्टिकल प्लेन्स पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल, राइट। तो सपोज मावर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मावर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड फ्लैल ऑफ मावर इज रोटेटिंग in this vertical plane and this vertical plane is parallel to line of travel of the mower। वही चीज दिया गया है। Flails are free swinging knives attached to the rotor in numbers of overlapping rows in a staggered manner। तो फ्लैल्स क्या है, फ्लैल्स फ्री स्विंगिंग नाइफ्स है जो मावर के रोटर से हैंग किए हुए है, वो स्विंग कर रहा है, रिजिडली फिक्स नहीं है, राइट। और वही जो है ना आपको रोटेट कर रहा है, रोटेशन से स्टेम पर स्ट्राइक कर रहा है और कटिंग हो रही है। नाइफ्स आर समटाइम्स अटैच थ्रू अ लूप और अ चेन लिंक। तो ये देख लीजिए फ्लैल और नाइफ के टाइप्स है ये, राइट। इस तरह से हिंज करने के लिए अरेंजमेंट दिया गया है, यहाँ पर लूप लगी हुई है, हिंज करने के लिए ये अरेंजमेंट है। इसको ले आकर क्या करना है, पावर के जो रोटर है, रोटर इज पावर्ड, राइट। यहाँ से पीटीओ पावर दी जाएगी, इसमें जो है ना आपको गियर बॉक्स है, इससे जो है ना मोशन इस तरह से मिलेगा। पावर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बट जो ना ये आपको
रोटर को ऐसे रोटेट करेगा और ये फ्लैल्स जो स्विंग कर रहे हैं, जो हिंज्ड है रोटर से, ये भी रोटेट करेंगे और ये क्या करेंगे देख रहे हैं ना, ये एज स्टेम को स्ट्राइक करेंगे और इस प्रकार जो है ना स्टीयरिंग एक्शन मिलेगा, कटिंग मिलेगा। Knives are usually attached to the rotor through hinge so they can swing back if an obstructions hit। अगर हार्ड ऑब्स्ट्रक्शन आ गया इसके पास तो ये जो है ना उसको, अगर इसी को रिजिडली फिक्स कर दिया जाता, हार्ड ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो तोड़ते हुए जो है ना आगे बढ़ जाता मावर अपने ही फ्लैल्स को, नाइफ्स को। लेकिन जब स्विंगिंग है तो जब स्ट्राइक करेगा तो उस केस में जो है ना स्विंग बैक हो जाएगा, राइट, ऐसे हो जाएगा और उस ऑब्स्ट्रक्शन से बाहर निकल जाएगी और किसी तरह का जो है ना डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। वर्टिकल कन्वेयर रिपर, राइट, ये फ्रंट माउंटेड है ट्रैक्टर के साथ, वर्टिकल कन्वेयर रिपर, राइट। तो कन्वेइंग जो होगी ना वर्टिकली डायरेक्शन में होगी, जो क्रॉप और ग्रास इस रिपर के द्वारा कट किए जाएंगे और इस साइड में जो है ना एक रो में गिरेगा जिसे हम विंड्रो बोलते हैं। तो अगर जो है ना विंड्रो अगर फॉर्म हो रही है तो उसे पिक करना इजी होगा। कटिंग हुआ, एक साइड जो है ना ड्रॉप होते जा रहा है, सो वी कैन इजिली पिक क्रॉप्स फ्रॉम द विंड्रो, राइट। vertical conveyor reaper, vertical conveyor can cut the crop and lay it in the form of windrow for easy picking. It mainly consists of cutter bar, two opposed relatively moving elements जो shearing action परफॉर्म करेगा वो कटर बार है। क्रॉप रो डिवाइडर्स विथ स्टार व्हील्स, ये सब क्या है, क्रॉप रो डिवाइडर्स है। प्रत्येक रो, जैसे रो क्रॉप है तो इसमें जो है ना इस दोनों डिवाइडर के बीच में आएंगे। यहां पर आपको जो दिख रहा है स्टार व्हील, राइट, इसके थ्रू जो है वो ब्लेड को फोर्स किया जाएगा। ब्लेड मीन्स जो कटर बार है, नाइफ्स है, और वहां कटिंग होगी। कन्वेयर बेल्ट पर लग्स लगे हुए हैं, बाहर की तरफ निकले रहेंगे, तो उसी लग्स में फंसकर इधर से इधर ये मूव करता हुआ जाएगा और इधर एक रो में ड्रॉप होता जाएगा। क्लियर? तो क्रॉप रो डिवाइडर्स विथ स्टार व्हील्स, वर्टिकल लग्ड कन्वेयर बेल्ट्स। क्रॉप रो डिवाइडर्स विथ स्टार व्हील्स इंटर द स्टैंडिंग क्रॉप, जो भी इसके सामने में क्रॉप है उसमें ये इंटर कर रहा है। हेल्प इन लिफ्टिंग, गैदरिंग एंड गाइडिंग द क्रॉप टुवर्ड्स द कटर बार, राइट। क्रॉप को जो है ना कटर बार यहां पर जो है हमारा ये इसके तरफ जो है ना उसे गाइड कर रहा है। लिफ्ट किया, गैदर किया एंड गाइड किया, वहां पर कटिंग हुई। आफ्टर द क्रॉप इज कट, हेल्ड इन वर्टिकल पोजीशन, स्टार व्हील एंड जो इधर पीछे जो बेल्ट विथ लक्स है उसी के बीच में ये हेल्ड हुआ वर्टिकली, यहां से यहां तक मूव करते हुए इधर जाएगा। ड्यूरिंग इट्स पासेस, वर्टिकली हेल्ड क्रॉप इज देन डिलीवर्ड टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द मशीन इन अ विंड्रो परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द मशीन विद द हेल्प ऑफ लग्ड कन्वेयर बेल्ट। तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और जो ना क्रॉप जो ना इस तरह जो है गिरते हुए जा रहा है ऐसे। तो विंड्रो हमारा फॉर्म हुआ कि नहीं, इसको आप इजीली पिक कर लेंगे। इतने विड्थ का जो है ना क्रॉप यहां पर आकर कलेक्ट हुआ है। द गियर बॉक्स एंड विंड्रोर इज कपल्ड टू द ड्राइव शाफ्ट ऑफ प्राइम मूवर। तो पावर जो है ना ट्रैक्टर से आ रही है, राइट, गियर बॉक्स इसमें लगी हुई है, उस गियर बॉक्स से पावर जो है बेल्ट ड्राइव को जा रहा है। जो कन्वेयर बेल्ट है वो मूवमेंट कर रही है। जितने सारे कन्वेयर बेल्ट लगे रहेंगे 1 2 3 4 5 नंबर्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स विथ लग्स लगे रहते हैं। जो भी कट क्रॉप है उसको वर्टिकल रखते हुए इधर से इधर मूव करना और साइड में इधर ले जाकर फेंक देना, राइट। तो उन सब को जो है ना ट्रैक्टर के पावर से ही रोटेट कराई जाएगी। फिर जो है ना एक एडिशनल पावर ट्रांसमिशन यूनिट होगी जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कटर बार को देगा, जो इस तरह से मूव करेंगे
लेजर प्लेट पे, और उसमें जो भी क्रॉप आएगा कटिंग होता जाएगा। तो दो पावर का डिवीजन हो रहा है, 2 टाइप्स का पावर डिवीजन हो रही है। एक पावर जा रही है कटर बार को मूव करने के लिए, रेसिप्रोकेट करने के लिए, और दूसरा पावर डिवाइड होकर जो कन्वेयर बेल्ट्स है उसको मूव किया जा रहा है, राइट। सेपरेट पावर डिवीजन हो रही है। पावर ट्रांसमिटेड टू द शाफ्ट ड्राइविंग द लग्ड कन्वेयर बेल्ट्स टू गेट विंड्रो। लग्ड कन्वेयर बेल्ट को जो पावर ट्रांसमिट हुई उससे क्या हुआ, इतने विड्थ के क्रॉप को कट करके विंड्रो क्रिएट किया गया है, एक साथ प्लेस किया गया। एंड टू द क्रैंक टू ऑपरेट द कटर बार थ्रू अ कनेक्टिंग रॉड, राइट। कटर बार को थ्रू कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक को पावर दिया गया, क्रैंक से कनेक्टिंग रड कनेक्टेड है, और कनेक्टिंग रड से जो है ना हमारा कटर बार कनेक्टेड है, और इस प्रकार रेसिप्रोकेटिंग मोशन कटर बार को दिया जाएगा, राइट। और एक जो है ना, वन ऑफ द लग्ड कन्वेयर बेल्ट ड्राइव्स द स्टार व्हील, और स्टार व्हील का जो रोटेशन होगी, एक जो ना कन्वेयर बेल्ट में लक्स लगे हुए हैं, लक्स इस तरह से निकले हुए रहते हैं, वो लक्स ये दिखा हुआ है ना, ये वो जो ना ये स्टार व्हील्स को वो रोटेट करेगा। तो स्टार व्हील्स क्या कर रहा है, गेदर करने में, गाइड करने में, क्रॉप्स को हेल्प कर रहा है, किधर की तरफ, कटर बार की तरफ। उसमें जो पावर आ रही है वो कहाँ से आ रही है, एक बेल्ट, हमने बताया ना 3-4 बेल्ट लगे हैं, 5 बेल्ट लगे हैं, तो एक बेल्ट जो है स्टार व्हील ऐसे लगा हुआ है, और इधर से ठक्कर लगते हुए जो है ना लक्स उसको जा रहा है, तो इसमें रोटेशन आ रही है एक बेल्ट के थ्रू, और बेल्ट को जो है ना ट्रैक्टर की पावर से सेपरेटली मूव कराया जा रहा है। मावर कटर बार, राइट। इन मावर कटर बार द कटिंग फोर्स इज अप्लाइड बाय मींस ऑफ 2 shear elements, knife and laser plate. So knife is reciprocating with the help of crank connecting rod mechanism, knife, और उसके नीचे जो है ना हमारा लेजर प्लेट है विच इज हेल्ड स्टेशनरी, राइट। तो ये नाइफ दिख रहा है ना आपको, और इसके बीच में जो भी क्रॉप आएंगे कटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। The knife moving to and fro over the laser plate with little or no clearance. The knife is driven by pitman, जो connecting rod बोला जाता है, attached to the knife head. Clear? pitman जो knife head पर अटैच है, और head से जो है ना ये कटर बार फिक्स है, तो head जो है ना रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, राइट, जिसकी वजह से कटर बार में रेसिप्रोकेटिंग मोशन आ रही है। डियर फ्रेंड्स, ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन अचीव किया गया है कटर बार में, राइट, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें जो मैकेनिज्म रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है नाइफ बार को, वो है ऑफसेट सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये ऑफसेट का क्या मीनिंग है, अगर ऑफसेट हटा दिया जाए तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हो जाएगा। तो पहले सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को समझते हैं, राइट। डियर फ्रेंड्स, दिस इज क्रैंक शाफ्ट and this is crank, and it is rotating like this. This is center point of crankshaft, and this is horizontal line through this center point of crankshaft, and here we have slider. इसके केस में क्या कहलाएगा, कटर बार हेड और नाइफ हेड, हेड बोलिए या स्लाइडर बोलिए, इसी पर जो है ना फिक्स्ड है आपका ये कटर बार। इस स्लाइडर को जो है ना पिटमैन या कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट किया गया। तो आप देखोगे लाइन ऑफ रेसिप्रोकेशन ऑफ दिस स्लाइडर इज दिस, एंड दिस लाइन ऑफ रेसिप्रोकेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ crankshaft, right. Now we see this offset single slider crank mechanism. This is single slider crank mechanism, and now this is offset single slider crank mechanism. Here knife head or slider is reciprocating on this line,
right? This is line of reciprocation, but it is not passing through the center of crankshaft. Crankshaft is this, and this is the center of crankshaft. So here offset is provided to this crankshaft, and this is the amount of offset. This is the amount of offset. यानी कि सेंटर इस लाइन ऑफ रेसिप्रोकेशन पर ना होकर इतने वर्टिकल डिस्टेंस के बाद लाई कर रहा है, तो ये जो वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड ऑफसेट, राइट? इसमें भी आपका सिंगल स्लाइडर है, एक क्रैंक है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, बट offset is provided to this mechanism, so it is called offset single slider crank mechanism. So single slider crank mechanism and offset single slider crank mechanism दोनों का कंस्ट्रक्शन आप देख लिए, क्लियर? आइए कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको समझते हैं. डियर फ्रेंड्स, दिस इज क्रैंक एंड दिस इज क्रैंक पिन. टू दिस क्रैंक पिन कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड. यहां पर हिंज किया गया है, यहां भी हिंज किया गया है, हिंज किए जाएंगे, फिक्स्ड नहीं है, राइट? तो फॉर रिफरेंस किसके लिए? टू मेजर क्रैंक रोटेशन एंगल. हमें चाहिए ना एक रिफरेंस पोजीशन, तो दिस इज रिफरेंस पोजीशन ऑफ क्रैंक फॉर क्रैंक एंगल मेजरमेंट. ये हमारा जो है ना रिफरेंस पोजीशन है क्रैंक का. क्रैंक कभी इस समय पर था, राइट? लेकिन अभी कहां पर है क्रैंक? यहां पर है. तो क्रैंक इज मेकिंग एंगल फाई सी फ्रॉम दिस रिफरेंस क्रैंक पोजीशन, राइट? तो रिफरेंस पोजीशन पर अगर ये आ जाएगा तो उस समय फाई सी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी. अगर क्रैंक यहां पर हो तो फाई सी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी. लेकिन क्रैंक अभी यहां पर है तो फाई सी की वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू है. अब यहां क्रैंक पिन हो गया, क्रैंक जब यहां है तो क्रैंक पिन यहां पर होंगे. इस पिन से हिंज्ड है पिटमैन और कनेक्टिंग रॉड. दिस पिटमैन इज मेकिंग एंगल 5P विद द लाइन ऑफ रेसिप्रोकेशन और हॉरिजॉन्टल. और ये जो नाइफ हेड है ऐसे आपको रेसिप्रोकेट कर रहा है. L is the length of pitman, capital R is the radius of crank, and omega is angular velocity of the crank. सब कुछ समझ गए? डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो गया? नाउ वी कैलकुलेट स्ट्रोक लेंथ. तो पहले हम स्ट्रोक लेंथ समझते हैं, कैलकुलेशन बहुत इजी है. डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वी ड्रॉ configuration of this mechanism for extreme right position of the knife head और स्लाइडर. जब स्लाइडर एक्सट्रीम राइट पोजीशन में होगा, ऐसे रेसिप्रोकेट कर रहा है स्लाइडर, तो इसका इधर एक्सट्रीम पोजीशन होगा और इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन होगा, राइट? तो अभी ये स्लाइडर का एक्सट्रीम राइट पोजीशन है, इससे आगे स्लाइडर नहीं जा सकता. या इस टॉपिक में बात करूं तो इससे आगे नाइफ हेड नहीं जा सकता. इसी पर हेड हमारा जो है ना ये कटर बार बोल्टेड होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता. तो दिस इज एक्सट्रीम राइट पोजीशन ऑफ द नाइफ हेड. और यहाँ पर भी ऐसे भी हो सकते हैं, पोजीशन ऑफ नाइफ बार फॉर राइट एंड पोजीशन ऑफ क्रैंक, राइट? या स्ट्रोक का ये राइट एक्सट्रीम राइट पोजीशन है स्ट्रोक का. तो ऐसा जब पोजीशन होगा एक्सट्रीम राइट, तो उस केस में क्रैंक एंड पिटमैन कोइंसाइड कर जाएंगे. दे आर कोइंसाइडिंग, दे बिकेम कोलिनियर. ऐसे हो जाएंगे, क्लियर? एंड डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑफसेट. नाउ we have right angle triangle. Length of this side of right angle triangle is length of pitman plus
radius of the crank. So this is L plus R. This is S. We can find IP. जो पीटमैन लाइन ऑफ रेसिप्रोकेशन से एंगल बना रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ और साथ ही साथ इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज बी एंड दिस इज ए पोजीशन ऑफ नाइफ हेड। तो बी ए हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। बी ए क्या हो जाएगा? बी ए एल प्लस आर होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर स्क्वायर रूट। नाउ वी सी एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ऑफ नाइफ हेड। तो सपोज कीजिए जो ना ये एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है स्लाइडर और नाइफ हेड का, तो इस केस में मैकेनिज्म की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, लिंक कैसे अरेंज होंगे? डियर फ्रेंड्स, इस कंडीशन में ये आपका क्या होगा? क्रैंक होगा। तो ये क्रैंक पिन होंगे और पिटमैन और कनेक्टिंग रॉड एकदम फिर से कोइंसाइडिंग होगा। अगेन हमें फॉर्म हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन इस केस में लेंथ ये वाला जो है वो क्या बन जाएगा? ये टोटल जो है ना लेंथ कितना है? एल है। इसमें से आर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, एल माइनस आर, राइट। तो अगेन गाइज वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल एंड दिस लेंथ सिंपली sin phi p is equal to s upon this length. Sin phi p is equal to s upon this length, and b a prime. A prime is the extreme left position of knife head. इससे इधर नहीं आएगा। तो b a prime is equal to square root of l minus r whole square minus s square, right? So knife head is reciprocating between these two extreme points. इसके और इसके बीच में यही कहलाता है आपका स्ट्रोक लेंथ, एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस स्ट्रोक लेंथ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है और यहां से यहां तक का कर लिया है, तो इतना क्या हो जाएगा? स्ट्रोक लेंथ is equal to BA minus BA prime. So no need to remember this formula. कॉन्सेप्ट से लर्न करके ऑटोमेटिक माइंड में फिट करके फॉर्मूला बिना याद किए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो ऐसे जो है ना हम लोग स्ट्रोक लेंथ कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी कैलकुलेट इनर्शिया फोर्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। अब रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स क्या है? तो ये जो नाइफ हेड है ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये भी तो कुछ वैसा ही कर रहा है। इसके पास जो है ना रेसिप्रोकेशन भी है और रोटेशन भी है। इट इज परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ये जो लिंक है इस मैकेनिज्म का, पिटमैन रॉड और कनेक्टिंग रॉड, इट इज परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। बट ये प्योर क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन। रेसिप्रोकेशन इज अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। एक और एलिमेंट है फ्रेंड्स, एक और लिंक है क्रैंक। ये प्योर रोटेशन कर रहा है। क्रैंक का जो है ना होल मास हम क्रैंक पिन पर एडजस्ट कर दिया, क्रैंक पिन। तो क्रैंक पिन जो है ना प्योर रोटेटिंग मोशन कर रहा है, ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। लेकिन ये जो है ना कॉम्प्लेक्स मोशन, रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी। क्लियर? तो एनालिसिस को इजी करने के लिए हम इसे मासलेस बनाने जा रहे हैं। इसके मास को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड इट्स मास इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट को हम क्रैंक पिन पे रखेंगे और दूसरे मास को, जो दूसरा पार्ट आया है, उसको हम नाइफ हेड पर ऐड कर देंगे और इसको भूल जाएंगे। डायनामिक एनालिसिस चल रही है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट वे टू एनालाइज इट्स डायनामिक्स, क्योंकि इसके पास कॉम्प्लेक्स मोशन था। अब और इन दोनों लिंक्स के पास क्रैंक एंड
नाइफ हेड के पास सिंपल एक सिंगल मोशन थे, एक के पास रोटेशन था और एक के पास ट्रांसलेशन, लेकिन ये जो ना ऐसे ऐसे कर रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया है ताकि एनालिसिस इजी हो जाए। इससे एरर आएगा, लेकिन कुछ तो कर लिया ना, कुछ तो करना जरूरी है पहले, बाद में एडवांस करेंगे। एलिमेंट्री लेवल पर, बेसिक लेवल पर कुछ तो किया ना, राइट, ऐसा कर लिया फ्रेंड्स। सपोज दिस स्लाइडर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, नाइफ हेड और स्लाइडर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, its velocity is varying and its velocity is also increasing while moving in this direction, तो एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये चीजें मैं और डिटेल से बोलने जा रहा हूं। सपोज दिस इज एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ऑफ द नाइफ हेड एंड दिस इज एक्सट्रीम राइट पोजीशन ऑफ द नाइफ हेड, एक्सट्रीम राइट पोजीशन ऑफ द नाइफ हेड, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है फ्रेंड्स। यहां से यहां पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि अब इसे रिटर्न होनी है। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में 0 नहीं हुई तो फिर जो है ये और आगे बढ़ते जाता, बट इट कम्स एट कंप्लीट रेस्ट व्हेन इट रीचेस टू एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन नाइफ हेड। यहां पर आया तो रेस्ट में आ गया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब फिर जो है ना क्रैंक फर्दर रोटेट करेगा तो ये स्लाइडर इधर की तरफ बढ़ेगा, तो वेलोसिटी इसकी 0 से बढ़ती हुई जाएगी, 0 से इंक्रीज होती जाएगी। इट्स वेलोसिटी फ्रॉम रेस्ट एट दिस एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, राइट। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और इंक्रीज भी हो रही है, 0 से उसकी वैल्यू बढ़ रही है, राइट। तो क्या हुआ? वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी भी इधर ही हो जाएगा और इसका एक्सीलरेशन भी इधर ही हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल कम्स पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कम्स। सपोज जो है ना यहाँ पर है अभी, तो टी टाइम पर वेलोसिटी इस v है और यहाँ पर t प्लस डेल्टा टी टाइम पर वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v हो गया, तो अभी इंक्रीज कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डेल्टा v हो जाएगा। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज एक्सीलरेशन हो गई। ये भी तो पॉजिटिव ही आया ना, तो वेलोसिटी भी एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो वही केस मैंने लिया है, जब एक्सट्रीम राइट के तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी तो होगी ही इधर ही, ये एक्सट्रीम राइट यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है, तो इसकी वेलोसिटी तो इधर ही होगी लेकिन डिक्रीजिंग होगी, फाइनल इनिशियल से कम होगा, तो एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगी। तो हमने जो है ना कॉन्फ़िगरेशन इस मैकेनिज्म का ऐसा लिया है, ऐसे पोजीशन को सिलेक्ट किया, लगभग इधर ही सिलेक्ट किया है जहां पर वेलोसिटी भी उधर है और एक्सीलरेशन भी उधर है, ऐसा हमने सिलेक्ट किया, राइट। बाकी सब आपको समझ में आ रहा है कि भाई पिटमैन के मास को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया। एक पोर्शन जो m1 है उसको क्रैंक पिन के ऊपर ऐड कर दिया और अब क्रैंक पिन की इक्विवेलेंट मास mc प्लस m1 हो गई। mc इज द मास ऑफ क्रैंक पिन, m1 इज द पोर्शन ऑफ मास ऑफ पिटमैन विच इज एडेड टू क्रैंक पिन। इसका एक और पोर्शन m2 है, पिटमैन का मास अगर m है, 2 पोर्शन में ब्रेक किया गया, m1 प्लस m2, m1 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया और m2 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, राइट, डन। ये सारी ये हमारा जो है ना रेफरेंस पोजीशन है क्रैंक का, जहां से हम क्रैंक एंगल को मेजर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0.25 हो तो हम इस नाइफ हेड की एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ नाइफ हेड, r ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई सी प्लस के एस अपॉन आर साइन फाई सी माइनस के कॉस 2 फाई सी। इट्स डायरेक्शन इज एज
एज्यूम्ड इन द फिगर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, जो फिगर में एज्यूम किया गया है। ऐसा समझा जा रहा था कि उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में मूविंग भी उधर है और एक्सीलरेशन भी उधर है, और इस बात को आप समझ चुके, मैं बोल के आ रहा हूं। समझ समझ के काम करने का रे बाबा। ट्रांसिट इज नॉट प्लेस फॉर रटाफिकेशन, दिस इज प्लेस फॉर ट्रू लर्निंग। यहाँ पर सही तरीके से इस चीजों को सीखा जाता है। दैट्स वाई वी क्रिएट ऑलमोस्ट ऑफ टॉप 10 रैंकर्स एवरी ईयर। तो स्टूडेंट्स भी हमारे पास अच्छे होते हैं, कंटेंट भी अच्छा, और दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो रिजल्ट अच्छा। ऐसे थोड़ी ना है ये बहुत अच्छे स्टूडेंट को गंदा कंटेंट दे दिया जाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छे स्टूडेंट को अच्छे कंटेंट, प्रॉपर गाइड देन जो ना वो बेस्ट करते हैं। दैट्स वाई एवरी ईयर जो टॉपर्स हमारे होते हैं A1 रैंकर, इस साल में जो टॉपर्स है 75 मार्क्स उसका 24 वाले में, उससे पहले वाले देखेंगे 81 मार्क्स वैभव अवस्थी का। तो ऐसा विजिबल ट्रांसिजी में ही होगा, हाई मार्क्स ऑफ टॉपर, राइट। यहाँ पर के जो है ना फ्रेंड्स क्या है, R अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। R L S क्या है आपको पता है, R इज द क्रैंक रेडियस, L लेंथ ऑफ पिटमैन, S अमाउंट ऑफ ऑफसेट। तो ये जो के यहाँ पर यूज हुआ है वो यही है, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन। डायरेक्शन इधर एज्यूम किया गया है, और इधर जिधर एज्यूम किया गया उधर पॉजिटिव एक्सीलरेशन एज्यूम किया गया है, राइट। तो इनर्शिया फोर्स ऑन नाइफ हेड वो क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो इनर्शिया फोर्स एक्स opposite to the direction of acceleration. So this is the direction of inertia force and its value is equal to equivalent mass of knife head और slider। वो कितना है, नाइफ का कितना मास है विथ नाइफ हेड प्लस पिटमैन का कितना पोर्शन यहां पर लाया गया था, मन में लाया गया था। एक्चुअल में तो इसके पास मास इसी के पास था, लेकिन मन में लाया गया, इसको भूल जाया गया। तो दिस इज मास एंड एक्सीलरेशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। क्योंकि इस मास को अमाउंट से इधर एक्सीलरेट करेंगे तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मास इनटू एक्सीलरेशन। क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इतना उसकी इनर्शिया की वैल्यू थी, इतनी जो है ना इनर्टनेस प्रॉपर्टी था इन न्यूटन। बात समझ में आया, इनर्शिया फोर्स अब समझ में आ गई क्या है। क्यों ये अपोजिट लगेगा, क्यों लगाना पड़ा, हमने इधर फोर्स क्यों लगाया इसको इतना एक्सप्रेशन देने के लिए, क्योंकि उधर से जो है ना रेसिस्टेंस थी, इनर्टनेस प्रॉपर्टी थी, इसको एक्सलेट करने के लिए आपको इतना फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा। तो जब लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी इनर्शिया की उसकी वैल्यू थी। ऐसे बातों को सीखते रहे बाबा, ठीक है। डन डियर फ्रेंड्स, अब इस पिटमैन के मास को हम कैसे जो है ना 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, जिसका एक पोर्शन जाएगा क्रैंक पिन पर और दूसरा जाएगा नाइफ हेड पर, राइट। सपोज गाइज दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पिटमैन रॉड, राइट। और ये सेंटर ऑफ मास क्रैंक पिन से इतने डिस्टेंस पर है, अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। और ये एंगल आपको पता है कितना है, ये एंगल आपका IP है। तो फ्रेंड्स जो है ना आप इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज L1, क्लियर। सिमिलरली जो है ना जब टोटल लेंथ पिटमैन रॉड का गिवन है और क्रैंक पिन से सेंटर का डिस्टेंस इतना है, तो सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, और ये एंगल पता है, हाँ अल्टरनेट एंगल यही है हमारा, तो फिर ये लेंथ निकल जाएगा, निकल गया। अब चलिए W1 जो आप क्रैंक पिन पर शिफ्ट किए हो उसकी वैल्यू क्या होगी, W इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। W2
वेट के फॉर्म में बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर शिफ्ट किए हैं पिटमैन का पार्ट वेट, वो वैल्यू कितनी होगी, W इंटू इधर वाला लेंथ L1 अपॉन L1 प्लस L2, G से डिवाइड कर दीजिए W1 एंड W2 को, M1 एंड M2 कैलकुलेट होके जाएगा, राइट। और ये M1 एंड M2 इस्तेमाल हो रहे हैं प्रॉपर यूज में, राइट। जैसे कि इनर्शिया फोर्स निकालना हो तो फिर जो है ना M2 यूज होगा, टोटल मास ऑफ नाइफ हेड, इक्विवेलेंट मास नाइफ हेड की इनटू एक्सेलेरेशन। और अगर यहाँ पर फोर्स निकालना हो, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेंगे इस पर M इक्विवेलेंट इंटू R इंटू ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रैंक पिन पर, राइट। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए और इधर इनर्शिया फोर्स निकालने के लिए हो रही है, डायनामिक स्टडी हो रही है। डन फ्रेंड्स, जो है ना, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। इन अ कटर बार मावर, द कटर बार ड्राइव consists of an offset slider crank mechanism with crank of radius 30 mm, pitman of length 250 mm. If the offset of the crank is 50 mm, the stroke length in centimeter will be। तो बताइए, इस तरह के प्रॉब्लम को करने की जरूरत है। स्ट्रोक लेंथ BA माइनस BA प्राइम, BA क्या आया था, अब रिवीजन करेंगे आप तो सब ऑटोमेटिक जो है ना सेट हो जाएगा। L प्लस आर होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर स्क्वायर रूट। BA प्राइम क्या था, माइनस करना है BA प्राइम को, BA में से BA प्राइम को, वो क्या आया था, L माइनस आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर स्क्वायर रूट। बस सब कुछ गिवन है, BA प्राइम गिवन था, स्ट्रोक लेंथ BA माइनस BA प्राइम निकल के आ गई, कुछ करना ही नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ रेसिप्रोकेटिंग टाइप mower, the maximum inertia force of 2.2 kilonewton occurs at 35 degree crank angle। crank angle जब 35 डिग्री था, क्लियर, तो उस समय जो इनर्शिया फोर्स है वो दिया हुआ है कितना, 2.2 किलो न्यूटन एंड 25 डिग्री पिटमैन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। पिटमैन एंगल 25 डिग्री गिवन है। The crank radius capital R is given and the equivalent mass at the crank pin। crank pin का मास ना बोलकर equivalent मास बोला है, राइट, क्योंकि पूरी क्रैंक की मास को यहीं पर कंसीडर किया गया और साथ ही साथ पिटमैन का मास को दो पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को यहाँ पर कंसीडर किया गया, इसलिए इक्विवेलेंट मास की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो क्रैंक पिन की जो मास हो गई वो 2.5 हो गई, 2.5 मास ऑफ क्रैंक, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्रैंक पिन, राइट। इफ द क्रैंक रोटेट्स एट 600 आरपीएम, क्रैंक जो है ना 600 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, द रिजल्टेंट फोर्स पासिंग थ्रू द क्रैंक पिन इन किलो न्यूटन विल बी। इस क्रैंक पिन से पास करता हुआ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। डियर फ्रेंड्स, क्रैंक इज एक्चुअली रोटेटिंग पिटमैन रॉड, ऐसे दबा रहा है ना उसको, पिटमैन रॉड को ऐसे, तो इधर से ये फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स अलोंग पिटमैन, कौन लगा रहा है, क्रैंक पिन। क्रैंक इज attached, rigidly attached with crankshaft। crankshaft is rotated with the help of tractor, right। so this crank with the help of crank pin is exerting force on pitman along its length and it is FP from Newton's third law of motion। ये पिटमैन भी इस पर लगाएगा इसी के along बट अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का FP फोर्स, राइट। अब चलिए, ये फोर्स जो है ना इसके along ट्रांसमिटेड होते हुए नाइफ हेड पर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, ये एंगल जितना होगा वही एंगल यही होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। ये वाला कंपोनेंट क्या है, दैट इज फोर्स अप्लाइड ऑन नाइफ हेड इन ऑर्डर टू
exert force and induce acceleration in this direction. इसी की वजह से एक्सीलेशन इधर आई है, एफ पी कॉस आई पी। यही फोर्स इसमें ए एक्सीलेशन दिया है। क्यों इस ए एक्सीलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि इस ए एक्सीलेशन पर इधर जो है ना इतना इनर्शिया फोर्स है उसकी, यानी कि ये इसके इक्वल है। इतने आई जो है ना इतने एक्सीलेशन पर इसकी इनर्टनेस प्रॉपर्टी कितनी है? इतना है न्यूटन में। तो इसी को इक्वेट करने के लिए फोर्स लगानी पड़ी। इट मीन्स एफ पी कॉस आई पी इज इक्वल टू Fi. Fi is given in the problem, so and Ip is also given in the problem. From this, we can find the value of force along connecting rod. So we have calculated this Fp, which is passing through crank pin. Now another force, which is the centrifugal force, due to this mass of crank pin acting radially outward. This Fc is equivalent mass at crank pin, radius of the crank and speed of the crank in radian per second. तो स्पीड आरपीएम में दिया हुआ है 2 पाई n अपॉन 60 इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ क्रैंक। कैलकुलेट करके यहाँ पुट करो, एफ पी एफ सी बोथ आर कैलकुलेटेड। नाउ वी नीड दिस एंगल इन ऑर्डर टू गेट इट्स रिजल्टेंट एफ आर। दोनों के बीच से जाएगा, एग्जैक्ट बीच से नहीं जाएगा, जो बड़ा होगा उसके तरफ रिजल्टेंट इंक्लाइंड होगा। तो एफ आर इज इक्वल टू एफ पी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ पी एफ सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एफ पी एंड एफ सी। ये एंगल मुझे चाहिए। अब इस एंगल को आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना एंगल है? ये दिस इज अलोंग क्रैंक रेडियस, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? फाई। और ये जो है ना हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? देख लो यहाँ पर फाई पी। तो ये एंगल कितना हो गया? फाई सी माइनस फाई पी। बोथ आर गिवन इन द प्रॉब्लम। So guys, we can calculate angle between these two forces. After that, we can get a resultant force acting through the crank pin. समझ में आई? तो चीजें समझ के पढ़ेंगे तो सॉल्व होने में 8, 9, 10, 11, 12 का कॉन्सेप्ट यूज होगा, अदरवाइज लगेगा इंजीनियरिंग है, जबकि कोई इंजीनियरिंग इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, a mower operating at crank speed of 100 rpm has offset this pitman length, this crank radius, this knife mass, this knife का mass हो गया, उधर pitman mass, this with center of gravity 0.48 from the crank end। crank end से जो है ना center of gravity of pitman कितने डिस्टेंस पर है वो गिवन है। क्रैंक पिन मास भी दे दिया गया है। कैलकुलेट फाई सी एंड फाई पी एट राइट एंड ऑफ द स्ट्रोक। डियर फ्रेंड्स, एट राइट एंड स्ट्रोक दिस इज for right end stroke, this is configuration of the mechanism, and this is the position of knife head, and both are coinciding crank and pitman। इस केस में आपसे पूछा जा रहा है फाई सी एंड फाई पी। वेरी सिंपल टास्क टू गेट दिस। ये टोटल लेंथ क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एल प्लस आर, दिस इज एस। तो साइन फाई पी इज इक्वल टू एस अपॉन एल प्लस आर। वी कैन कैलकुलेट फाई पी। फाई पी जैसे निकल गया तो ये भी तो फाई पी ही है ना, अल्टरनेट एंगल। फाई पी निकल गया तो ये यहां से लेकर यहां तक 180 है प्लस फाई पी, दिस इज फाई सी। इस रेफरेंस पोजीशन से ये मेजर किया गया एंगल है। इजीली ये सॉल्व हो गया, राइट। सेकेंड पार्ट इसका है इनर्शिया फोर्स एट ईच एंड ऑफ स्ट्रोक्स। मैं एक एंड पर जो है निकाल दे रहा हूं, राइट एंड स्ट्रोक जो है उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, और ये हो जाएगा आपका एल प्लस आर। इसके केस में हम इनर्शिया फोर्स यहां पर निकाल देते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन इसका निकालना पड़ेगा। सब कुछ दिया ही हुआ है, एक्सेलरेशन निकल जाएगी। फिर जो है ना पिटमैन मास का
एक पोर्शन यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा और इस नाइफ की मास दी हुई है, दोनों को ऐड करके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वही करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एक्सट्रीम राइट पोजीशन ऑफ द स्ट्रोक और नाइफ हेड we have calculated IC, right? So this is the expression for the acceleration. Calculate the value of k used here and then calculate acceleration. After putting all known values, we have acceleration in negative sign. Negative acceleration क्यों आएगा? ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। जब एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट एंड को जाएगा तो पहले तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी बढ़ते 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 मैक्सिमम होगी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करते 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 जीरो हो जाएगी, राइट। तो जब हम एक्सट्रीम राइट एंड की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है एंड क्या है, ये डिक्रीजिंग है, तो एक्सीलरेशन इधर आएगा। लेकिन ये फार्मूला जब डिराइव किया गया था तो उसमें एक्सीलरेशन को इधर एज्यूम किया गया था, इसलिए वो फार्मूला इसके एक्सीलरेशन को एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट बता रहा है, राइट। निगेटिव आने का यही मतलब हुआ कि जो हमने एज्यूम डायरेक्शन इस फार्मूला का पॉजिटिव इस डायरेक्शन में लिया था, जो पॉजिटिव डायरेक्शन जो एज्यूम किया था इधर, अगर इधरे होता तो पॉजिटिव आता, तो इधर ही एज्यूम डायरेक्शन ही एक्चुअल डायरेक्शन हो गई इसकी, बट इट इज कमिंग निगेटिव, इट मींस एक्चुअल एक्सेलरेशन एट दिस पोजीशन ऑफ नाइफ हेड इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एज्यूम डायरेक्शन। अब यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल लिए, मास को आप जो है ना पिटमैन के मास को इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, कितना शिफ्ट होगा फॉर्मूला आपको पता है, फिर जो है ना एक्सेलरेशन इनटू मास कर लीजिएगा, इसके मास को और पिटमैन का कितना मास इधर आया दोनों को ऐड करके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिए, यू विल गेट द आंसर। एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर मैं बात करूं तो इधर क्या हो रही है, वेलोसिटी घटते 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 यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर जीरो हो गई, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, तो इट्स एक्सेलरेशन इज दिस। और यही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव लेकर फॉर्मूला डेराइव किया गया था। तो आप जो है ना एक्सट्रीम लेफ्ट कंडीशन के लिए आईसी का वैल्यू कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन निकालोगे 100% पॉजिटिव आएगा। ऐसे पढ़ते रहे बाबा, कैसे जो है ना मास को निकाला गया, देख ली L1 एंड L2 को निकाले, फिर जो है ना W2 को निकाले, G से डिवाइड करके M2 निकाले, M2 ही जरूरत था मुझे, ms प्लस M2 इंटू A, दिस इज द इनर्शिया फोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फॉर एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ऑफ द क्रैंक। एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन क्रैंक का ये है, दिस इज क्रैंक एंड दिस इज पिन और दिस इज पिटमैन रॉड। तो अब राइट एंगल बनेगा तो यहां से लेकर यहां तक लेंथ L माइनस R हो जाएगी, L S दिया हुआ है, यहां से हमारा 5P निकल जाएगा और 5P ही हमारा 5C है, देख लो सेम लाइन और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, 5P इक्वल टू 5C, राइट। तो 5C कैलकुलेट करने के बाद जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, इट इज कमिंग 4.1416। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन एज द एज्यूम्ड डायरेक्शन व्हाइल डेरिवेटिंग दिस फार्मूला, राइट। फिर से जो है ना अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिर से यहाँ पर हमारा जो है ना कितने डिस्टेंस पर इस वाले यहाँ से जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ कितने डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ से W इस पिटमैन का वेट लग रहा है, फिर आप जो है काम करिए। ये L1 है और ये L2 है, तो W2 कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, W L1 अपॉन L1 प्लस L2 ये कैलकुलेट कर लिया। अब एंगल सब पता है तो ये गिवन है, तो ये नहीं निकल जाएगा, ये नहीं निकल जाएगा, ये गिवन है। जब टोटल लेंथ में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ तक का लेंथ, तो ये लेंथ निकल जाएगा और ये एंगल पता है, ये निकाल लीजिए, तो आपका जब ये निकल जाएगा तो W1 निकालने के काम में आ जाएगा। और इस प्रकार W2 निकाल कर G से डिवाइड करके M2 निकाल लेंगे, M2 को नाइफ हेड में ऐड करके
इक्विवेलेंट मास जो है ना नाइफ हेड का कैलकुलेट कर लेंगे, और इनर्शिया फोर्स तो उसी पर लगता है ना, वही ना रेसिप्रोकेट कर रहा है। गाइस इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट पार्ट। अभी एंड नहीं हुआ है, पिछले साल मैं 3 पार्ट में पढ़ाया था इसको, तो कल जो है ना अगर सेशन बढ़ा दिया जाए तो 2 पार्ट में कवर करूंगा अभी, और इसके स्टेम के स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट, और कुछ एंगल से जो है ना जुड़ा हुआ है, कैसे जो है ना पकड़ी जाती है, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ इंफॉर्मेशन है, स्टेम को कैसे पकड़ी जा रही है, तो वहां पर एंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको लर्न करेंगे, राइट। फिर जो है ना जितने प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स आए हैं A to Z सॉल्व करेंगे, दैट विल बी द एंड ऑफ दिस टॉपिक, राइट। इसके एंड के बाद हम स्प्रेयर एंड डस्टर लाएंगे, स्प्रेयर डस्टर फिनिश होगा, उसके बाद आएगा महा कंबाइन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन उससे आती है, आपको नहीं लाएंगे। कंबाइन पढ़ेंगे, कंबाइन के बाद कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, इसको फिनिश करेंगे, राइट। इसके जगह पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एंड ऑलरेडी हमारा सेकंड सेशन जो चल रहा है उसमें हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग तो ऑलरेडी फिनिश्ड ही है, दिसंबर तक फिनिश है, उसके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, क्लियर, तो आपका सिलेबस फिनिश। अब जितना से ज़्यादा रिवाइज एंड प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, राइट। फाइनली आप अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। सो गाइस वी स्टॉप दिस सेशन हियर।